हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मंगोल तथा सल्तनत अर्थात सल्तनत काल में जो मंगोल आक्रमण हुए। ये आज का हमारा टॉपिक है। ये आप बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं। हम पहले बात कर चुके सल्तनत काल में अनेक बार मंगोलों के आक्रमण हुए। तो हम बात करेंगे कि मंगोल आक्रमण किधर से आते थे मंगोल भारत में आक्रमण करने के लिए, या मंगोल कौन थे, मंगोलों का उदय किस प्रकार हुआ और प्रारंभ में कौन से शासन के अंतर्गत इन्होंने आक्रमण करना शुरू किया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तरी पश्चिमी सीमा की। भारत में जो मंगोल आक्रमण हुए वो भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा से हुए। जो इसमें जो उत्तरी पश्चिमी सीमा है भारत की, उसमें पहाड़ों में अनेक दर्रे हैं। दर्रा क्या होता है? दो पहाड़ों के बीच आने जाने का रास्ता। इसमें खैबर का दर्रा, बोलन दर्रा, कुर्रम, तोची, गोमल आदि ऐसे दर्रे हैं जो भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ईरान जैसे दूरस्थ प्रदेशों से जोड़ते हैं। इन्हीं दर्रों से भारत में प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक अनेक आक्रमणकारी आए या विदेशी जातियाँ आईं, जैसे ईरानी, यूनानी, हूण, शक, यूची, कुषाण, अरब, तुर्क, मंगोल आदि। इन सभी जो ये जातियाँ थी, इन्होंने भारत में उत्तरी पश्चिमी सीमा से ही क्या किया? प्रवेश किया है। अगला पॉइंट अब आता है कि मंगोलों का उदय कहाँ हुआ या मंगोल कहाँ के निवासी थे। जो मंगोल जाति थी, ये चीन के उत्तर में गोबी के मरुस्थल में निवास करते थे। ये विभिन्न कबीलों के रूप में रहते थे और ये जो कबीले थे वो आपसी संघर्ष करते थे। इन्हीं कबीलों में एक कबीले में 1163 ईस्वी में चंगेज खां का जन्म हुआ। चंगेज खान का नाम था तेमू चीन, और इस तेमू चीन ने आगे चलकर मंगोल जाति को एक राष्ट्र के रूप में संगठित किया और विशाल मंगोल साम्राज्य की नींव डाली। चंगेज खान ने अपने समय में चीन के अधिकांश भाग, रूस के दक्षिणी भाग, मध्य एशिया, तुर्की, फारस, अफगानिस्तान आदि के प्रदेशों को जीतकर एक महान साम्राज्य का क्या किया? निर्माण किया। मंगोल जहाँ जहाँ भी गए कैसे आक्रमणकारी के रूप में, वहाँ उन्होंने संपूर्ण सभ्यता को क्या किया? नष्ट कर दिया गया। उनकी शक्ति का मुख्य आधार उनकी अश्वरोही सेना थी। इनकी रणनीति के प्रमुख लक्षण थे अकस्मात आक्रमण करना अर्थात अचानक आक्रमण करना, तेज गति से पीछे हटना, मतलब अगर मान लो वो आक्रमण करें और उनको लगे कि अगला वाला ज़्यादा शक्तिशाली है तो ये पीछे हट जाते थे और फिर अपनी शक्ति बटोरकर संगठित होकर वापस उस पर क्या करते थे? पलटवार करते थे। इसके अलावा सरपट दौड़ते हुए घोड़ों की पीठ पर बैठे बैठे मुड़कर पीछा करने वाले शत्रुओं पर यह क्या करते थे? तीर चलाते थे। इस प्रकार ये एक युद्ध प्रिय और क्रूर जनजाति थी जिसने पूरे मध्य एशिया में, भारत में आदि जगह कई बार आक्रमण किए और अपने साम्राज्य की क्या की? स्थापना की। अब हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम भारत में इल्तुतमिश जो सल्तनत कालीन शासक था, आपको पता है कि इस सल्तनत काल की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसके बाद जो अगला शासक था वो कौन था? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश के काल में सर्वप्रथम मंगोलों का आक्रमण हुआ। 1220 ईस्वी तक चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने ख्वारजिम के शाह का हरा दिया उसको तो। और जो ख्वारजिम का जो शासक था वो तो क्या किया? उसने तो कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया। और जो उसका पुत्र था, जो उसका उत्तराधिकारी भी था, उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबर्नी। ये अपनी सेना सहित खुरासान से भागकर गजनी की तरफ आ गया। जब चंगेज खान ने उसका पीछा किया तो वो गजनी को छोड़कर भारत की सीमाओं की तरफ भाग गया। कौन? जलालुद्दीन मंगबर्नी। सिंधु के तट पर मंगोलों ने उसे घेर लिया और उसकी सेना को परास्त कर दिया। अब जलालुद्दीन मंगबर्नी सिंधु को पार कर सिंध सागर दोआब में जा छिपा। उसने दिल्ली के सुल्तान, उस समय दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश, उससे सहायता की याचना की, परंतु इल्तुतमिश ने उसको सैनिक सहायता नहीं दी, क्योंकि अगर वो सैनिक सहायता देता तो चंगेज खान डायरेक्ट किससे लड़ने आ जाता? इल्तुतमिश से। इसलिए चंगेज खान ने भी 3 महीने का पड़ाव डाले रखा और उसके बाद वो वापस लौट गया। उसने भी दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। इस प्रकार जो इल्तुतमिश ने ख्वारजिम के राजकुमार को दूर रखकर एक
पूर्ण कार्य किया, उसने मंगोलों को सल्तनत पर आक्रमण करने से बचा लिया। इस प्रकार ये जो दिल्ली सल्तनत थी वो पहले प्रहार से क्या भाई बच गई। इसके बाद सिंध में जलालुद्दीन मंगबर्नी ने खोखर सरदार से मैत्री कर ली। खोखर सरदार ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। खोखरों की सहायता से जलालुद्दीन मंगबर्नी ने सिंध में नासिरुद्दीन कुबाचा पर आक्रमण किया और उसे मुल्तान की तरफ खदेड़ दिया। ठीक है, इसके बाद उसने सिंध और पंजाब में अपनी शक्ति बढ़ाने का निश्चय किया। तो हम देखते हैं कि जो सिंध में नासिरुद्दीन जो कुबाचा था उसके साम्राज्य को इसने जलालुद्दीन मंगबर्नी ने बहुत हानि पहुंचाई, उसके क्षेत्रों को लूटा, लूटपाट की, धन बटोरा, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों पर उसने अधिकार भी कर लिया। अगला जो आपका पॉइंट आता है वो मंगोलों की गतिविधियाँ। किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में ही। चंगेज खां तो वापस लौट गया, परंतु सिंध के उस पार का क्षेत्र मंगोलों के प्रभाव में चला गया, जिसकी व्यवस्था के लिए चंगेज खां ने तुराई को वहाँ छोड़ दिया। ठीक है, अब आता है कि मंगोलों की अधीनता में मुल्तान, सिंध और पश्चिमी पंजाब। 1229 ईस्वी तक मंगोलों ने खुरासान तथा अफगानिस्तान को स्थायी रूप से जीतकर अपने राज्य में मिलाने का संकल्प कर लिया था। इसके बाद उन्होंने उत्तरी सिंध पर धावा बोला। ठीक है, अब उत्तरी सिंध पर जब धावा बोला तो इसमें जो बनियान जो जगह थी वहाँ हसन कारलुक शासक था। हसन कारलुक की स्थिति बिगड़ने लगी। उसने दिल्ली में सल्तनत काल के जो शासक था उससे सहायता चाहिए। उस समय सल्तनत काल का शासक कौन था? रजिया सुल्तान। परंतु रजिया भी मंगोलों से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहती थी, उसने भी सहायता देने से इनकार कर दिया। 1240 में रजिया सुल्तान का तो पतन हो गया। उसके बाद 1241 ईस्वी में बहादुर ताहिर के नेतृत्व में मंगोलों ने सिंधु नदी को पार कर लाहौर नगर और दुर्ग पर धावा बोला और लूट मार की और वापस लौट गए। हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक काल के जो आक्रमण थे उसमें ये लोग आते थे और उस एरिया में आक्रमण करते थे और लूटपाट करके वापस चले जाते थे। 1247 में सली बहादुर के नेतृत्व में मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ। उन्होंने मुल्तान को घेर लिया और युद्ध के हर्जाने के रूप में 1 लाख दिनार पाने के बाद घेरा उठा लिया। तो हम देखते हैं कि इल्तुतमिश के काल में भी आक्रमण हुआ, लेकिन वो ज़्यादा अंदर तक भारत में नहीं आ पाए, मतलब वो क्योंकि जलालुद्दीन मंगबर्नी की उसने सहायता नहीं की थी। उसके बाद रजिया सुल्तान ने भी सहायता देने से मना कर दिया। तो ये जो दोनों शासक थे इनकी बुद्धिमत्तापूर्ण नीति या इनकी कूटनीति के कारण जो भारतीय दिल्ली सल्तनत थी वो इन चंगेज खां के आक्रमणों से क्या करी? बची रही। अब हम बात करते हैं बलबन की नीति की। बलबन के काल में भी जो खतरा था वो बराबर बना रहा, किसका? मंगोलों के आक्रमण का। इसलिए जो बलबन था उसने उत्तरी पश्चिमी सीमांत नीति के लिए बहुत ही गंभीरता से विचार किया और उसके लिए अनेक उसने ठोस कदम उठाए, जैसे जो पुराने दुर्ग थे उनकी मरम्मत करवाई, नए दुर्ग बनवाए, वहाँ योग्य सैनिक रखे, जो योग्य सेनापतियों की वहाँ नियुक्ति की। तो इन सब कार्यों से क्या किया? उत्तरी पश्चिमी सीमांत की तरफ उसने ज़्यादा ध्यान दिया ताकि मंगोलों को अगर आक्रमण हो तो उनको सीमा पर ही रोक लिया जाए, वो दिल्ली तक ना आ सके। लेकिन इसके बावजूद भी 1279 में मंगोलों ने आक्रमण किया। उन्होंने सतलज पार कर ली, परंतु उसके बाद बलबन की सेना ने उन्हें बुरी तरह से पराजित कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप 4-5 वर्षों तक कोई आक्रमण नहीं हुआ। 1285 में तैमूर खां के नेतृत्व में मंगोल ने पुनः आक्रमण किया। शहजादा मोहम्मद ने उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। यद्यपि इस युद्ध में वह भी वीरगति को प्राप्त हुआ। शहजादा मोहम्मद किसका बेटा था? बलबन का बेटा था। तो हम देखते हैं कि बलबन का जो प्रबंध इतना सबल सिद्ध हुआ कि जो मंगोल थे वो दिल्ली सल्तनत का कोई नया क्षेत्र हस्तगत नहीं कर पाए। उसके बाद शासक बना केकुबाद। केकुबाद के शासन में मंगोलों ने मुल्तान और पंजाब के निचले क्षेत्रों पर आक्रमण किया और उन क्षेत्रों को बहुत अधिक मात्रा में क्या कर दिया? तहस नहस कर डाला। तो देखते हैं कि जो बार बार ये लोग आक्रमण कर रहे थे, लेकिन ये लोग सिंध सतलज की तरफ ही रुके हुए थे, इनको अंदर आने का मौका नहीं मिल रहा था। अब अगला जो पॉइंट आता है, अगला जो शासक आता है वह है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के काल में भी 1292 में मंगोल नेता हलाकू के एक वंशज अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोलों ने जोरदार आक्रमण किया और वे सुनम तक आ गए। सुल्तान जलालुद्दीन
स्वयं आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए गया। बर्नी के कथनानुसार सुल्तान ने मंगोलों को बुरी तरह से पराजित किया और बहुत बड़ी संख्या में उनको बंदी बनाया गया। इसके बाद जब दोनों पक्षों में समझौता हो गया, अब्दुल्ला वापस चला गया, लेकिन चंगेज खां का एक वंशज उलूग खां अपने समर्थकों के साथ भारत में ही रह गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह भी उलूग खां के साथ कर दिया और दिल्ली के निकट वो क्या गए, बस गए, यहाँ रहने लगे। ये मंगोल क्या कहलाए, नव मुसलमान कहलाए। ठीक है, तो हम देखते हैं जलालुद्दीन खिलजी को भी इस आक्रमण का सामना करना पड़ा। इसके बाद अगला जो शासक आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में अत्यधिक मात्रा में क्या हुए, मंगोल आक्रमण हुए। उस समय स्थिति बहुत अधिक विस्फोटक हो गई थी। अब ऐसा लगने लगा था कि इन आक्रमणों का उद्देश्य केवल लूटमार तक नहीं रह गया था, बल्कि वो लोग जो मंगोल थे वो दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे, लेकिन उसकी ये नीति सफल नहीं हो पाई, क्योंकि इस समय दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य और एक वीर शासक था। ठीक है, अलाउद्दीन के राज्यारोहण के कुछ माह बाद ही मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। 1299 में ही सल्दी के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ, लेकिन इस काल में भी जफर खान ने उन्हें परास्त कर दिया। ठीक है, 1299 के समाप्त होते होते मंगोल शासक दबा ने अपने पुत्र कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में 2 लाख मंगोलों को भारत आक्रमण के लिए भेजा। ठीक है, वो लोग सीधे दिल्ली की तरफ बढ़ाए और दिल्ली के समीप पहुंचकर राजधानी को उन्होंने घेर लिया। उधर राजधानी की स्थिति अस्त व्यस्त हो रही थी, लेकिन अलाउद्दीन ने अपने साहस से इसका क्या किया, सामना किया और उनको क्या किया, पराजित किया। और इस बार भी जो मंगोल थे वो इसमें सफल नहीं हो पाए। मंगोलों का चौथा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी जब चित्तौड़ का डेरा डाले हुए था तब हुआ। उस काल में भी सुल्तान को शीरी के दुर्ग में शरण लेनी पड़ी और अलाउद्दीन ने इस बार सुरक्षात्मक व्यूह रचना की और मंगोलों को युद्ध का अवसर नहीं मिला। 2 महीने की घेराबंदी के बाद जब उनको सफलता नहीं मिली तो वो वापस चले गए। और इसके अलावा 1304 और 5 में अली बेग के नेतृत्व में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया। इस बार भी उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई। तो हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में बार बार आक्रमण हुए, लेकिन बार बार जो अलाउद्दीन खिलजी की योग्यता या उसकी सेनापतियों की योग्यता से वो लोग क्या किए, उन लोगों को बार बार पराजित कर दिया गया। जो लास्ट आक्रमण हुआ था अली बेग वाला, इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने भी मंगोलों से अधिक बर्बरता दिखाई। उसने मंगोलों को हाथियों के पैरों तले कुचलवाया और उसके बाद उनके सिर के जो खोपड़ियाँ थी उनकी मीनार बंदायूं के दरवाजे पर लगवा दी। ठीक है, और स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना दिया। ये अलाउद्दीन के समय का क्या था, अंतिम आक्रमण था, मंगोल आक्रमण। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मंगोलों ने आक्रमण करना छोड़ दिया। इसके बाद जब अभी भी मध्य एशिया में मंगोल सबल थे, वो लोग बार बार आक्रमण कर रहे थे, तो जब अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो अगला शासन वंश आया तुगलक, तो तुगलकों के समय भी मंगोलों ने अत्यधिक मात्रा में आक्रमण किए। लेकिन इस समय में जो मंगोल थे उनकी भीषणता में कमी आ गई थी, लेकिन इस बार भी वो आक्रमण कर रहे थे। गयासुद्दीन तुगलक के समय दक्षिण के अभियान पूरे हुए थे कि अचानक मंगोलों ने वापस आक्रमण कर दिया, लेकिन इस बार भी मंगोल क्या हुए, पराजित हुए। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आक्रमण हुआ या नहीं हुआ, इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद है। बर्नी और इब्न बतूता इसने मंगोल आक्रमण का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इसामी और फरिश्ता कहते हैं कि उसके काल में आक्रमण हुआ था और मंगोल नेता तरमाशीरी ने मुल्तान तथा लाहौर से लेकर मेरठ तक लूटपाट की थी। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत मंगोल आक्रमण से मुक्त रही, क्योंकि इस समय तक मध्य एशिया में मंगोलों की शक्ति क्या हो गई थी, कमज़ोर पड़ गई थी या दुर्बल हो गई थी, और पश्चिमी पंजाब पर भी उनका नियंत्रण समाप्त हो गया था। मध्य एशिया के मंगोलों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था। तो हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत, आपको पता है कि तुगलकों के बाद दिल्ली सल्तनत भी धीरे धीरे क्या हुई थी, पतन की तरफ अग्रसर हो रही थी, और उस तरफ जो मध्य एशिया में जो मंगोल थे वो भी धीरे धीरे पतनशील हो रहे थे। तो इस काल में हमारे यहाँ आक्रमण क्या हो गए, बंद हो गए, और उसके बाद मंगोलों का आक्रमण भारत में नहीं हुआ।
अब हम बात करते हैं कि मंगोलों के आक्रमण पर भारत पर क्या प्रभाव पड़े। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि बार बार आक्रमण होगा तो उसके परिणाम भी दुष्प्रभावी होंगे। तो देखते हैं कि मंगोल आक्रमण से जो सबसे पहले परिणाम की बात करेंगे तो यह था कि उत्तर पश्चिमी सीमांत की ओर से मंगोलों का आतंक बना रहा। तब तक दिल्ली के शासकों को विवश होकर सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि करनी पड़ी। अब आपको पता है जब सैन्य शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होगी तो क्या होगा, राजकोष पर अधिक भार पड़ेगा। जब राजकोष पर भार पड़ेगा तो राजा क्या करेंगे, राजस्व वसूली के कठोर कदम उठाएंगे। दूसरा परिणाम हुआ कि इससे आर्थिक नीतियों में परिवर्तन करना पड़ा, बहुत अधिक राजस्व वसूली की गई और इसी के चलते अलाउद्दीन ने बाजार नियम या मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था लागू की थी। अगला जो पॉइंट आता है वो है कि जब सैन्य कार्यों में या सैन्य प्रशासन में ज़्यादा खर्च करना पड़ा तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी वो उन पर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा, आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर बात आती है आगे कि अगला जो पॉइंट आएगा जो आए उसमें कि उत्तरी पश्चिमी सीमांत के विस्फोटक बने रहने के कारण सुल्तानों को आंतरिक विद्रोहों का निरंतर भय बना रहा और जब कभी ऐसे विद्रोह हुए तो उन्हें निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया। अगला जो आपका परिणाम आएगा वो आएगा कि मंगोलों के आक्रमणों के भय के कारण अधिकांश सुल्तान आक्रमणकारी और विस्तारवादी नहीं हो पाए, क्योंकि आपको पता है कि बलबन योग्य शासक था परंतु उसने कभी भी क्षेत्र विस्तार करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसका पूरा फोकस उत्तरी पश्चिमी सीमांत की सुरक्षा के लिए ही रहा। अगला है कि मंगोल आक्रमणों के परिणाम स्वरूप अनेक नए नए दुर्गों का निर्माण किया गया और पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई। और जो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम है हमेशा कह सकते हैं कि इन आक्रमणों से भारतीय जो साम्राज्य था उसको जान माल की अपार हानि हुई, क्योंकि मंगोल जिस मार्ग से आते थे वापस लौटते थे उन मार्गों पर पड़ने वाले गांवों, कस्बों, नगरों के निवासियों को क्या करते थे, वो लूटते थे और इससे अत्यधिक मात्रा में जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम पूरा इतिहास देखते हैं मंगोलों के आक्रमण का तो हम देखते हैं कि मंगोल आक्रमण भारत में क्या हुए, असफल हुए, क्योंकि परंतु इनसे भारत में क्या हुआ, जो दिल्ली सल्तनत थी उसको बहुत अधिक जनधन की हानि हुई, कुछ क्षेत्रों का नुकसान भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग दिल्ली सल्तनत को या दिल्ली को बचाने रहने में कामयाब रहे। तो इस प्रकार देखते हैं कि मंगोलों से जो दिल्ली सल्तनत निरंतर संघर्ष करती रही और अपना साम्राज्य बचाती रही। ओके, थैंक यू।